खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज ने भरपूर और शदीद जवाब दिया। ताज़ा कार्रवाई में अफगान तालिबान की मुतादिद टैंक पोस्ट और पोजीशंस तबाह कर दी। चौकियों पर आग भड़क उठी। अफगान तालिबान का एक टैंक भी तबाह हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तालिबान अपनी मुतादिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए। कुरम सेक्टर में एक और कार्रवाई में तालिबान के चलते टैंक को निशाना बनाकर तबाह किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को 9 मुंतखब वजीर आला से हल्फ लेने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि गवर्नर KP आज शाम 4 बजे 9 मुंतखब वजीर आला से हल्फ लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसल करीम कुंडी को पैगाम। कहा, वजीर आला सिंध से दरखास्त है अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें। गवर्नर साहब खैबर पख्तूनख्वा पहुंचकर आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा करें। गाजा जंग बंदी मुआहदे के तहत फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 मखियों की लाशें भी बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के जरिए इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। हमास का कहना है कि मजीद 24 इसराइली मखियों की लाशों की बाजियाबी में वक्त लग सकता है, क्योंकि गजा में जारी बमबारी के बायस कई तदफीनी मुकामात तबाह हो चुके हैं और कुछ लाशें मलबे तले होने का खदशा है। दूसरी जानिब इसराइली जेलों से 1968 फलस्तीनी कैदी बसों में सवार होकर गजा और मगरबी किनारे पहुंचे। बरसों बाद अपने प्यारों को देखकर अहले खाना खुशी से फूले ना समाये, एक दूसरे को गले लगाकर खूब प्यार किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी पहला टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। कौमी बैटर्स दूसरी इनिंग्स में नाकाम रहे। कोई बल्लेबाज बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब ना हुआ। बाबर आजम 42 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जनूबी अफ्रीका स्पिनर मुत्तुस्वामी ने 5 और हार्मर ने 4 विकेटें हासिल की। इससे कल जनूबी अफ्रीकी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 269 रन बनाकर आउट हुई थी। और सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में मद्दे मुकाबल पाकिस्तान और भारत के जूनियर टीम्स ने मैच के आगाज से पहले रिवायती मुसाफा किया। पाकिस्तान और भारत का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने 2, हन्नान शाहिद ने 1 गोल किया। पाकिस्तानी टीम आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर रख ले। बशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूं फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। कराची आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है। वेल, अदर पार्ट ऑफ द कंट्री आर ऑलरेडी वेलकमिंग इन विंटर्स और आई रियली होप कि इस दफ़ा के विंटर्स हमारे सबके लिए अच्छी हो, खैर से हो। वेल, जिस तरफ मैं तवज्जो एक्चुअली अपने व्यूअर्स की और आपकी फैसल दिलाना चाहती हूँ, दैट इज़ व्हाट मेरी है तो बेफिक्र हो जाए वो है कुरम सेक्टर पर कल हमने जो देखा कि हुआ। अच्छा, वहाँ से जो आने वाली खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ एक और ज़बरदस्त कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में एक दफ़ा फिर से एक राइट मैसेज सेंड कर दिया गया है। बिल्कुल, सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई करते हुए 4थी, 5वीं और 6ठी टैंक पोजीशन समेत कई पोस्ट तबाह कर दी हैं। एक ट्रेनिंग कैंप का खात्मा भी किया है। मजमूई तौर पर 6 टैंक पोजीशंस और पोस्ट्स अमले समेत तबाह की जा चुकी है। पाक फौज की कार्रवाई न सिर्फ मौसर थी बल्कि इंतहाई पेशावराना अंदाज में अंजाम दी गई। एंड एज फैसल इज टेलिंग आवर व्यूअर्स दिस, 1 घंटे के दौरान शमशाद पोस्ट पर 4थी टैंक पोजीशन को तबाह कर दिया गया है और इस हवाले से सोर्सेज ये बता रही हैं कि फितना अल ख्वारिज और अफगान तालिबान के कारिंदे घबराहट में अपनी पोस्टें और लाशें छोड़कर भाग गए। और साथ ही एक खास बात यह भी सामने आई है कि पाक फौज ने चलते हुए टैंक को निशाना बनाकर तबाह किया है। चलते हुए टैंक को, यह बात जाहिर करती है कि कार्रवाई निहायत महारत से की गई, निहायत प्रेसिशन से की गई। इसके अलावा खोस्त में भी कार्रवाई की गई और नारगसर पोस्ट पर गोलाबारी करके एक और टैंक को अमले समेत तबाह किया गया, जबकि तुर्कमान जई टॉप पर 6ठा टैंक भी तबाह हुआ। तो फैसल, आई कैन प्राउडली से कि पाक फौज ने एक दफ़ा फिर से वाज़ेह पैगाम दिया है कि मुल्क की सालियत पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। दुश्मन चाहे कोई भी हो, जवाब भरपूर दिया जाएगा। एब्सोल्युटली। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। और माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि हमने वो फुटेज हम मुसलसल देख रहे हैं, दैट इमेज देख रहे हैं और वो कितने प्रिसिशन से मिसाइल जाके हिट कर रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? जो मुत्तकी साहब हैं वो हैं दिल्ली, नई दिल्ली में, वहाँ वो कह भी रहे हैं कि हाँ जी नहीं हमारा बरादर मुल्क है ये वो, और उसके बाद चीज़ें, अब 2 चीज़ें, या तो मुत्तकी साहब की नीयत में कोई खोट है या फिर उनकी मैनेजमेंट में कोई खोट है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे।
जी बिल्कुल, नीयत में भी खोट है, मैनेजमेंट भी इनकी बड़ी सब पार है। और ये पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहरा किया है बहुत अच्छा। पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके इन लोगों को सपोर्ट किया, इनको तजारती राहदारी प्रोवाइड की, ह्यूमैनिटेरियन एड दी और तमाम इंटरनेशनल सिफारती फोरम्स पे इनकी सपोर्ट की। मगर इसके बावजूद इन्होंने अपनी खून नहीं बदली और पाकिस्तान मुखालिफ जो दहशतगर्द ग्रुप है उनको पनाह देते रहे। और बेस्ट कोशिशों के बावजूद इन्होंने उनकी सपोर्ट बल्कि उनको इनकी ज़ेरे निगरानी BLA के भी कैंप्स हैं और TTP के भी कैंप्स हैं और इनको सपोर्ट भारत से मिल रही है। और उसके बाद भारत ने डायरेक्ट इन तालिबान रजीम की जो इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट्स दी और मेरा ख्याल है वो इस लालच में आ गए और उनको एक तो इक़्तिदार का नशा भी चढ़ चुका था, क्योंकि ये आए थे एज अबूरी हुकूमत, मगर जब इन्होंने देखा कि एक ताकत का एक खुमार होता है तो ये उसमें बह गए और इन्होंने ये नहीं सोचा कि वो पाकिस्तान जो इनका मौसम है उसके साथ अगर इस किस्म का ये सलूक करेंगे तो फिर नुकसान इनका अपना होगा। और नतीजा सबके सामने है कि जब वो अमीर मुतकी साहब जो इनके वज़ीर ख़ारजा थे वो भारत गए और भारत को मेरे ख्याल इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने वो हमला किया हमारी ब्रामचा पोस्ट पे, और जिसका बड़ा मौसर रिस्पॉन्स दिया गया क्योंकि मिलिटरीली तो दे आर नो मैच टू पाकिस्तान। और कोई भी जो कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इनको बड़ी हज़ीमत का सामना होगा, बिकॉज आपने देखा है कुरम में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में और ये दीगर जो खोस्त का इलाका है, पारा चिनार कुरम, इनकी जितनी पोस्ट्स हैं उनको पल्वराइज कर दिया गया है। एक अदद पोस्ट पे तो पाकिस्तान का झंडा भी लहराते हुए नजर आता है। तो कन्वेंशनली दे आर नो मैच। और इन्होंने आई थिंक एक ताकत और करून वस्ता वाली वो जो सोच होती है उसका शिकार होके इट लुक्स लाइक कि अबूरी तालिबान हुकूमत किसी डिल्यूजन का शिकार है जब ये कहते हैं कि जी किस तरह से हमने सोवियत के बारे में वो ये बात करते हैं, फिर वो इससे अमेरिका के बारे में अभी ये बात करते हैं। उनको काइंड ऑफ एन एरोगेंस है कि जी हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं टिका आकर, और वो ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान आप पर मुसल्लत होना नहीं चाहता है। यू स्टार्टेड इट, वी हैव बिन सपोर्टिंग यू फ्रॉम डे वन, सो व्हाट इज़ दैट हेटर दैट वी हैव टू सी फ्रॉम अफगानिस्तान? मतलब ये कंसिस्टेंट है क्या? ये हमारी गलती है कि हमने आपको 60 साल यहाँ पर पनाह दी और अब हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने मुल्कों में वापस चल जाएं? जी हाँ जी, देखिए कम से कम 40 साल तक हमने इनकी मेज़बानी की है और अफ़गान जो ये जिसको ये जिहाद कहते हैं सोवियत यूनियन के साथ, वो पाकिस्तान ना होता तो ये जीत नहीं सकते थे। इसी तरह वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान ने जब उसका ख़ात्मा हुआ तो अमेरिका को अनॉय करने की हद तक इनका साथ दिया, दोहा मुआहदे की फैसिलिटेशन की, और उसी दोहा मुआहदे से ये अभी फ़रार अख्तियार कर रहे हैं। उसमें एक शिक थी कि दहशतगर्दी के लिए वो सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये उस पर अमल पैरा नहीं हुए और ताकत का इनको खुमार है। एक बड़ी फरसूदा सी इनकी सोच है, मीडिवल एज में ये रह रहे हैं, स्टेट क्राफ्ट सफारती नज़ाकत का भी इनका ताल्लुक नहीं है। और अब इनको लालच, एक और चीज़ है जो इसको इक़्तिदार का लालच और ताकत का खुमार, ये इस चीज़ ने, और फिर जो बाहर से इनको भारत जैसे ममालिक उकसा रहे हैं, ये उनकी इंड्यूसमेंट में आके ये और इनका जो ये एहसास जो एरोगेंस है वो ज़्यादा और उसके ऊपर ये मैसेज जाकर भारत में देना राशा साहब कि जी हम अपनी सरजमीन को भारत के अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल होने देंगे। व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज डज इट सेंड बैक टू पाकिस्तान? आई मीन वी हैड बीन रिक्वेस्टिंग यू कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और अभी एक रीसेंट पास्ट हमारा है मई में जो भी कुछ हुआ पाकिस्तान इंडिया के बीच, तो वहाँ जाकर आप ये मैसेज देकर पाकिस्तान को क्या बताना चाहते हैं? पाकिस्तान को यही बताना चाहते हैं कि ये उसको पाकिस्तान को खातिर में नहीं लाते और ये हमें मैसेज दे रहे हैं बड़ा क्लियर, और ये इनकी खाम ख्याली है और बड़ी ये मायोपिक किस्म का इनका विजन है। क्योंकि ये अफगान जो इरिडेंटिज्म है जो कि कवर्ट करता है पाकिस्तानी टेरिटरी सिंस इट्स इंसेप्शन,
और ये एक फीलिंग है हेट्रेड की, जो कि जिसको अफवाद नेशनलिज्म का नाम लिया जाता है। और वो इसीलिए आपने देखा है कि जब भी आप इनको मौका मिला तो बजाय इसकी एतराफ़ करने की पाकिस्तान की सपोर्ट, इन्होंने मौसन कशी की है हमेशा। और सिंबलिज्म वाज़ेह है, चाहे वो क्रिकेट फील्ड हो, चाहे वो दूसरे फोरम्स हो, तो ये इनका एटीट्यूड बड़ा क्लियर है। तो हमें शुरू में कुछ गलती हुई इनको रीड करने में, और अभी आई थिंक इन्होंने जब अपने ट्रू कलर्स दिखाए हैं तो पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है वो बड़ी दे आर स्टेडफास्ट, दे आर शोइंग रिजॉल्व। और अब जो इनको ऑन ग्राउंड जो ट्रीटमेंट दी जा रही है, आई थिंक दिस इज व्हाट दे डिजर्व, बिकॉज ये कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट हमारी सिफारती सतह पे लगातार इनके साथ रही है, बट वो कोशिशें समर आवर साबित नहीं हो सकी हैं इसी रवैये की वजह से। अगर इनमें कुछ प्रैग्मेटिस्ट भी हैं, जो काबुल के कुछ मिनिस्टर्स हैं जिसमें हक्कानी है और दीगर, उनकी भी बात चूंकि वो वीटो हो जाती है, कंदारी फैक्शन जो हिब्तुल्लाह खुंज़ादा, वो एक मीडिएवल एजेस में जिंदा रह रहे हैं। और उनके लिए अलकायदा, ETIM, IMU, TTP, उसकी सपोर्ट ज़्यादा मुकद्दम है, क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजिकल किन्समैन है। सो इस सोच का जब एक ग्रो शिकार हो जाता है तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि उनको एक रियलिटी चेक दिया जाए। और अगर ऐसे हालात रहे जिस तरह के इंटरनेशनली सैंक्शन भी हैं, अब पाकिस्तान जिस पे ये तजारत और दीगर जो इनकी मेडिकल सपोर्ट थी, इवन एजुकेशन, बिजनेस, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट पाकिस्तान पे थे। सेंट्रल एशियन ममालिक तो इनको बिल्कुल वो अपने बॉर्डर्स पे आने की इजाज़त नहीं देते। इसी तरह ईरान का सिलसिला है, तो पाकिस्तान ने भी अभी बंद कर दिया, तो ये तो इंटरनल इनके लिए बड़ी मसाइल होंगे। और इनको इसका इदराक नहीं है, क्योंकि ये उस सतही सोच के ऊपर सोचते नहीं है, और इंटरनल इम्प्लोजन हो सकता है, वो खाना जंगी जैसी सिचुएशन हो सकती है अफगानिस्तान में। और मे भी उसमें फिर कोई चांस हो कि ऐसा जो फैक्शन आए जो उसके बाद आके ऐसी हुकूमत कायम करे जो इंक्लूसिव हो, सबको काबिल कबूल हो। ये तो एक ऐसा ग्रोह है जिसने बज़ोर ताकत काबुल पे कब्जा किया, अबूरी इंतज़ाम के तहत आए थे, दोहा मुआहदे के तहत, और 4 साल ये इन्होंने उसको परमानेंट कर लिया है। अब उनका जाने का कोई इरादा नहीं है, इनको ताकत की वो एक लत लग चुकी है। और फिर जो बैरूनी प्रॉक्सी वॉर सपोर्ट इंडिया इफ आई कैन अच्छा, इसमें राशिद साहब एक चीज़ ये है, मैं अगर इसको मिलिटरीली आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानी जो इस वक्त उठ रहे होंगे वो ये देख रहे हैं टैंक तबाह किए हैं। व्हाट डज दिस मीन? टैंक पोस्ट्स एंड ऑल, वो क्या करना चाह रहे थे, उनके क्या अज़ाइम थे, और देन चलते टैंक को तबाह करना। सो मैं चाहूँगा इसको ज़रा प्लीज़ आप सम अप करें। देखिए, टैंक्स जो उनके दे आर नो गुड। वो सोवियत इरा के वो T सीरीज़ के टैंक्स हैं, जो पाकिस्तान के जो हार्डवेयर है, जो हमारे जो टैंक्स हैं, दे आर नो मैच टू देम। और हमारे जो एंटी टैंक वेपनरी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। और अगर वो इसमें कोई टैंक्स जो म्यूज़ियम पीसेस में उनको कहूँगा, अगर वो लेके आ भी गए हैं जंग में, तो वो तो सिटिंग डक्स होंगे, तो उनको लाना ही उनकी गलती थी। और आपको याद होगा, अब अगर हम 60s में जाएं तो दीर बाजोड़ का एक ऑपरेशन हुआ था बड़ा फेमस, जिसमें अफगानिस्तान ज़ाहिर शाह के दौर में उन्होंने बाजोड़ में कुछ इलाके पे कब्जा करने की कोशिश की, और पाकिस्तान की आर्टिलरी और इन्फेंट्री अटैक्स के बाद वो अपनी पोस्टें और इलाका छोड़ के भाग गए, और बड़े अरसे तक, बड़े डेकेड्स तक फिर वो सुकून में रहे। तो ये वो लोग हैं जो ताकत की ज़ुबान समझते हैं, इनको जो सिफारती बारीकियां और नज़ाकत वो समझ नहीं आती। कुरून वस्ता वाली इनकी सोच है, और एक जो बुली ऑन द ब्लॉक होता है उसको इसी लैंग्वेज में समझाया जाता है, और वो समझाया जा रहा है। मिलिटरीली आर्मर का जो आपने इस्तेमाल बताया, वो तो उनकी जो आर्मर है वो किसी भी सूरत बैटल वर्दी नहीं है। अगर उसको वो ले आए थे तो जाहिर है उसको इसी तरीके से वो हिट होना था, और वो हुए। Absolutely, बहुत शुक्रिया Gary साहब, it was wonderful to have you on the show and figure out कि when we look at अफगानिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, and I'm really sure हमें बहुत सारे सवालों के जवाब आपसे मिल गए हैं। And what's next, Faisal? सियासी नाश्ता। And what's on the menu today? यार थोड़ा मैं क्या, वो कहते हैं ना कि घर में कि आज फिर वही बना दिया, आज फिर वही बना दिया, तो थोड़ी सी उसकी कहने की टॉपिक चेंज हो गई है। थोड़ी सी टॉपिंग जरूर चेंज हुई है, and I think वो टॉपिंग का सारा सहरा जाता है बिलावल को। Yes, absolutely. लेकिन his speech yesterday. his speech yesterday उन्होंने भी बात की, लेकिन अब है सीन ये कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को
केपी वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म भी दे दिया गया exactly. है। हम जब कल बात कर रहे थे जहाज जी आप वज़ीर आला सिंध का जहाज लेकर वहां पहुंच सकते हैं, खैर वो पहुंच गए, अब 3 बजे हल्फ लेना है, बट माय क्वेश्चन इज व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट? चलिए यही सवाल कर लेते हैं। Did he disagree to? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पर्सन अफसा कमल। अफसा अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो अफसा, अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद जो सियासी खला पैदा हुई, क्या समझती हैं आप, सोहेल आफरीदी उसको पुर कर लेंगे या फिर मजीद कोई तनाव होने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। जी खला पहले जो मौजूद था वो इस हद तक नहीं था। गंडापुर साहब बहुत से मामलात के ऊपर विफाक के साथ कोऑपरेट कर रहे थे और ये वही इसी वजह से उनको तनकीद का सामना था अपनी जमात में भी, ख़ुद इमरान खान साहब के हाथों भी। जिन नए सीएम को उनकी तरफ से सोहेल आफरीदी साहब को जब नामज़द किया गया तो यही वजूहात बताई गई थी सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से कि ऐसा तासुर मिल रहा था कि पीटीआई विफाकी हुकूमत के साथ बहुत ताउन कर रही है, उस तासुर को हमने ज़ाइल करना है और जो विफाक की पॉलिसीज़ हैं या जो रियासती पॉलिसीज़ हैं उसकी बतौर सूबा खैबर पख्तूनख्वा से हमने मुखालफत करनी है और नए सीएम का यही टास्क होगा। सो मुझे तो ये लगता है कि वो तनाव कम तो नहीं होगा, बढ़ सकता है, लेकिन जो पहली स्पीच है नौमुंतखब सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की, उसमें उन्होंने एक मौके पर कहा कि एनएफसी अवार्ड के मामले पर वो विफाक से बातचीत करने को तैयार हैं। तो जब अगर वो सीएम बन जाएंगे, हलफ उठा लेंगे, जिसमें अभी अगर मगर की गुंजाइश तो है, तो उसके बाद ये हमें देखना होगा कि उस पोजीशन पे आने के बाद बहुत से मामलात जुड़े हुए होते हैं विफाक के साथ, रियासती इदारों के साथ, तो उस कोऑर्डिनेशन से वो बिल्कुल गायब रहेंगे या फिर किसी न किसी हद तक एक वर्किंग रिलेशन रहेगा। जब ये हम देखेंगे उनकी पॉलिसी तो तभी कह पाएंगे कि क्या एक बिल्कुल खामोशी होगी खैबर पख्तूनख्वा की विफाक के साथ या फिर किसी न किसी तरीके से मामलात चलते रहेंगे और यही चीज़ तयन करेगी कि सियासी तनाव बढ़ता है या फिर कम होगा। आई थिंक टाइम विल टेल। अफसा, मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि गंडापुर साहब ने इस्तीफा दिया और गवर्नर साहब ने उसे कबूल भी कर लिया, ये नए वजीर आला का इंतखाब हो गया है। अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने क्या वाकई आईनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई ताखीर की है? क्या सियासी दबाव पैदा किया गया है? बिकॉज ये जो नौ मुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब, हल्फ ना लेने की वजूहात क्या थी? क्या ये महज एक शेड्यूलिंग इशू था? वो एग्जैक्टली वाज बिहाइंड दिस? ये बिल्कुल सियासी चाल थी ऑपोजिशन की। इससे पहले भी बहुत से हरबे आजमाए गए थे, सेनेट इलेक्शन के दौरान भी बहुत से दावे किए गए। उस वक्त एक मुश्किल पोजीशन में नज़र आई थी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस बार उन्होंने सियासी तौर पर बेहतर स्ट्रैटेजी भी अपनाई है क्योंकि उन्होंने इससे पहले देख लिया पीटीआई के जो मेंबरान हैं उनके ऊपर वो आज़ाद अरकान हैं, तो इसलिए उनके ऊपर पार्टी के रूल्स जो है वो नहीं अप्लाई होते हैं। सो बहुत सारा चांस था कि उनमें से कई लोग इनहराफ कर जाएंगे, लेकिन पीटीआई ने उनको इंटैक्ट रखा। मुतज़ाद इत्तलात है कि किस अंदाज में उन्होंने सबको पाबंद किया, लेकिन वो इसमें कामयाब रहे। तमाम 90 वोट उनको बग़ैर किसी इनहराफ के मिले। इसके अलावा एक और बात जो हमें बताई जाती है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से जो हमारे कॉलीग सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं, कि एक बहुत बड़ा प्रेशर रहा उन लोगों के ऊपर केपी की हद तक जिन्होंने पार्टी की पॉलिसी से माजी में इनहराफ किया है या इख्तलाफ किया है। सो पीटीआई में एक बड़ा सीरियस बड़ा उनको सख्त रिएक्शन मिलता है कारकुनों के हाथों भी। सो इसको एक ऑप्शन नहीं तस्वुर किया पीटीआई के मेंबरान ने, लेकिन अपोजिशन की तरफ से मुसलसल राब्ते किए जाते रहे इन अरकान से और इन्होंने हर तरह की चाल चली। गवर्नर साहब की तरफ से डिले करना, फिर आपने देखा होगा कि दोनों दस्तखत, एक पॉइंट तो उन्होंने रेस किया कि ये हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा नहीं था, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने दूसरी बात की वो बहुत मज़ाक़ा ख़ेज़ थी। उसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत मीम्स बने, बहुत मजाक भी बना उनकी तरफ से जो दलील दी गई थी कि सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है। सो मैं समझती हूँ कि ये डिलेइंग टैक्टिक था जो बुरी तरह से न सिर्फ नाकाम हुआ, उसने इस हरबे को एक्सपोज भी किया है और इसका फिर अब पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से अलबत्ता कल 4 बजे तक हलफ लेने के अहकामात तो हैं। अब हमें देखना होगा एक और पिटिशन जो JUI की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई है वो क्या रुकावट बन जाती है हलफ लेने में या नहीं। ऑलराइट, अच्छा अब फैसल करीम कुंडी का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हल्फ नहीं लूँगा, तो फिर अदालत को वज़ाहत देने की ज़रूरत क्यों पेश आई इस मौके पर? देखिए उनकी जो जमात है उसका ये मौक़िफ़ होता है, वो आइन और जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे के अंदर जिस किस्म की आइनी तरामीम हुई हैं उसमें पीपल्स पार्टी का जो किरदार रहा है, आज
पीपल्स पार्टी बड़ी एक वीक पोजीशन में है। आज वो जमहूरियत या आइन की उस अंदाज में बात नहीं कर पाते हैं जैसे वो पहले उसके अलंबरदार बना करते थे। सो मैं समझती हूँ कि इसने पीपल्स पार्टी को बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में डाला है। जो गवर्नर साहब का इस मामले के ऊपर उनका किरदार रहा है, और ये नहीं कहा जा सकता कि फ़र्द वाहिद के तौर पे गवर्नर साहब ने ये किया है। इसमें यकीनी तौर पे उनकी पार्टी के साथ मुशावरत भी शामिल होगी और दीगर लोगों के साथ भी उनकी मुशावरत शामिल होगी। सो आई थिंक ओवरऑल नैरेटिव के एतबार से पीपल्स पार्टी बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में गई है, और इसी का नतीजा है कि बिलावल भुट्टो साहब ने उनको मुखातिब करते हुए उनके सामने वो बैठे हुए थे और कहा कि आप अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें, अदालती हुक्म पर अमल दरामद होना चाहिए और आप जाकर हलफ लें। सो यकीनी तौर पर जो गवर्नर साहब का इसके ऊपर किरदार था, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं। इसी सवाल से आपके मेरे जहन में ये बात आती है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी मुखालिफ जमात है एंड ऑन द अदर साइड नौमुंतखब वज़ीर आला साहब हैं, उनके साथ गवर्नर का ताख़ीरी हरबा, ये सब हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। बट वुड डू यू थिंक व्हाट इज़ द फ्यूचर रिलेशनशिप वुड लुक लाइक? क्या ये ऐसा ही होगा जैसे अली अमीन के साथ रहा है, या डू यू प्रेडिक्ट एनीथिंग डिफरेंट? जो सुहेल आफरीदी साहब जो एजेंडा लेकर आ रहे हैं या जो जिम्मेदारी उनकी जमात की तरफ से उनको दी गई है, उसके साथ तो लगता है कि उनके ज़्यादातर लोगों के साथ एक क्लैश ही होगा। गंडापुर साहब का मामला ये था कि डायरेक्टली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और JUI के मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन दोनों के साथ तो उनकी सियासी राइवलरी थी, एक हल्के से थे, साल से एक दूसरे के ख़िलाफ़ उन्होंने सियासत की हुई है। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब के साथ जो मसला होगा वो एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर होगा, और वो हमने पहले से हमें नज़र आ रहा है। नून लीग की तरफ से भी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम CM मुंतखब होने से पहले ही लगा दिया गया था कि वो दहशत गर्दों के सिंपथाइज़र हैं। एक लंबी तवील लिस्ट है उस चार्जशीट की जो नून लीग ने उनके खिलाफ पेश कर दी है। सो यहाँ पर सुहेल आफरीदी अगर वही मौक़िफ़ अपनाते हैं, इसमें अगर की गुंजाइश इसलिए है कि बानी PTI की तरफ से जो हालिया बयान जारी किया गया है उसमें उन्होंने अपने मौक़िफ़ से थोड़े से हमें वो हटते हुए नज़र आए, कुछ थोड़ा सा एक नर्म मौक़िफ़ अपनाते हुए नज़र आए, और वो उन्होंने अमेंड अपने बयान को ऐसे किया है कि मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस जारी हैं उसके साथ साथ मुज़ाकरात भी होने चाहिए इस सिलसिले में सिक्योरिटी ऑपरेशंस के हवाले से। सो इससे पहले वो यकसर मुस्तरद कर रहे थे कि किसी भी किस्म के सिक्योरिटी ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। शेख वकास का वो स्टेटमेंट आपको याद होगा जिसमें उन्होंने चंद दिन पहले कहा है कि सुहेल आफरीदी का टास्क ये होगा कि वो ऑपरेशन रुकवाएँ। सो ऐसा नज़र आता है कि अगर एक कदम पीछे PTI हटती है और थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है सुहेल आफरीदी साहब को कि वो बतौर CM ऑपरेट करें, इस तरह के हदूद में ऑपरेट करें कि जहाँ पर रियासत का जो एक मौक़िफ़ है उसको चीज़ों को साथ लेकर चलें, और PTI का भी मौक़िफ़ सामने रखें। ख़ुद वो कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसमें ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एक सेंटिमेंट पाया जाता है पाकिस्तान के कबायली इलाकों में सिक्योरिटी ऑपरेशंस के हवाले से। सो इस चीज़ को वो एडवोकेट कर सकते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन अगर वो रियासती पॉलिसी से यकसर मुख्तलिफ बात करते हैं तो फिर उनके लिए भी बहुत मुश्किल हालात नज़र आता है कि बनेंगे, और PTI के लिए भी बहुत मुश्किल हालात बन सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आप मौजूद हैं अफसा, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं बिलावल की जो तकरीर है उसका एक और हिस्सा था कल का, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये फरमाया कि मुकाबला शहर या सूबे का नहीं मुल्क का होता है। ये उन्होंने कहा हम तो दुनिया से मुकाबला करते हैं और हम नंबर 1 हैं, उन्होंने ये भी कहा। खैर, तो इस बयान के बाद क्या समझा जाए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो बयानबाजी होती रही है, मरियम नवाज से माफ़ी का मुतालबा किया गया है, तो क्या उससे दस्तबरदार हो गई पीपी ये समझ के कि हम नंबर 1 है? जी, जो बयानबाजी थी वो ज़्यादातर तो मरियम नवाज साहिबा की तरफ से की गई थी। पीपल्स पार्टी तो हमें ऐसा लग रहा था कि एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही कि मरियम नवाज़ इन अल्फाज में उनको जवाब दे देंगी। सो आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि मुझे मशवरे ना दिए जाएँ, अपने सूबे के ऊपर फोकस किया जाए। तो जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक बयान दागा, ऐसा नज़र आया था कि पीपल्स पार्टी कुछ वजाहतें देना शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी में की तरफ से नून लीग में उनकी क़यादत के साथ ये मामला रेज़ किया गया, जिसके बाद इसहाक डार साहब गए थे, मोहसिन नकवी, ख़ुद नवाब शाह जाके उन्होंने जरदारी साहब से, नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने, अयाज सादिक साहब ने भी मुलाकात की थी। उनको तो यकीनन कायल कर लिया होगा कि मरियम नवाज़ ऐसी बात क्यों कर रही हैं। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीनन अपने ही पुरखलूस अंदाज में उनसे बात की होगी और उनको यकीन दहानी करवाई होगी कि हम इत्तेहादी हैं, एक दूसरे के मुश्किल हालात में हमने साथ दिया है। सो उसके बाद ये बिलावल साहब का इसी कॉन्टेक्स्ट में बयान नज़र आता है। अगर बीच में
नवाब शाह में होने वाली जरदारी साहब से ये मुलाकात या ये टेलीफोनिक गुफ्तगू ना हुई होती तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि भली मरियम नवाज़ को मुखातिब करके कोई जवाब देंगे, लेकिन आज जो उन्होंने बात की है उन्होंने अपने एक मौक़िफ़ को दोहराया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब ज़दगान को रिलीफ देनी चाहिए, लेकिन बड़े सॉफ्ट अंदाज में उसकी तारीफ उसकी जो खसूसियात हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वो बयान करते हुए उन्होंने कहा है। तो यकीनन ऐसा लगता है कि नून लीग ने, जिसमें ज़्यादा किरदार मुझे शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का नज़र आता है, पीपल्स पार्टी के साथ मामला एंड आप जो ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी, मुझे ऐसा लगा कि सम पार्ट ऑफ इट डज मेक यू स्माइल। मेरे जहन में ये बात आई थी कि अगर बिलावली कहते कि हमारा दुनिया से मुकाबला है तो क्या मैं कराची का मुकाबला लंदन और हैदराबाद का मुकाबला पेरिस से करना शुरू कर दूं? What does that mean? कोई मुकाबला है ही नहीं। इसी के साथ लेते हैं हम एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सादिया, कल एक अदद मैच था हॉकी का, इंडिया और पाकिस्तान जूनियर टीम का, वो आपने देखा? बिल्कुल देखा। उसमें आपको अनोखी बात लगी? उसमें बिल्कुल लगी। उसमें अनोखी बात क्या लगी? ये नहीं हुआ। बस क्या हुआ? बेसिकली आई थिंक मैंने जो ऑब्जर्व किया, इट्स ऑल अबाउट द आई बॉल्स। हॉकी मैच कोई दिखता नहीं, उसे कोई कवरेज नहीं मिलती, तो जो आपका सो कॉल्ड हिंदुत्व और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का जो मैसेज है ना, वो वहाँ पे बिकता नहीं है। दैट इज वाई आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि वहाँ पर प्लेयर्स आपस में हाथ मिला रहे हैं या नहीं। दिस इज व्हाट हैपेंड। यस, और पता है क्या, कमेंटेटर जो थे उन्होंने यहाँ पे इतनी अच्छी बात की, इट्स सो गुड टू सी। कितना अच्छा है ये देखते हुए कि यहाँ पे सियासत नहीं आ रही है, तो ये पूरी दुनिया ये समझती है और पूरी दुनिया ये भी समझती है कि सियासत कौन लाता है। तो बस इतनी सी दरखास्त है, खेल को खेल लेने दें। और अगर आप बहुत ज्यादा देश प्रेमी हैं तो फिर भाई किसी भी फील्ड में हाथ न मिलाएं। और अगर आप एक जगह मिला रहे दूसरी जगह नहीं मिला रहे, इसका मतलब यह है कि आपको देश प्रेमी नहीं है, आप डिल्यूजनल है। शायर फरमाता है कि ना बाप ना भैया, द होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे बड़े रुपया के आगे जो है वो आप बह जाते हैं। चले इसके आगे ये तो हाथ मिलाना वगैरह हो गया, लेकिन जीतना भी बड़ा जरूरी है। लेट्स मूव ऑन क्विकली, जल्दी से। और सादिया, अब एक और मैच भी है जो कि शुरू होने वाला है। पाकिस्तान को चाहिए 8 विकेटें और साउथ अफ्रीका जो है उसको दे नीड प्लेंटी ऑफ रन्स। मैंने कल क्या कहा था? मुझे क्या लग रहा है? नहीं, मैंने कल क्या कहा था? क्या कहा था? जो मैंने कहा था वो हो गया। जी बिल्कुल हो गया। लेकिन क्या विल यू से दिस फैसल के हम ये मैच जीत जाएंगे? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये मैच इसलिए नहीं जीतेंगे कि हम अच्छा खेल रहे हैं, हम इसलिए जीतेंगे कि साउथ अफ्रीका बहुत ही बुरा खेल रहा है। पता है कि विकेट है टर्निंग, ठीक है, लेकिन हम जिस तरीके से आड़े टेढ़े एड़े पेड़े शॉट मारे, मतलब आपको कौन कहता है आप रिवर्स स्वीप मारे? यू प्लेइंग वर्स देन यू कुड डू इन अ T20। एग्जैक्टली। अच्छा, अब अगले भी तो देखे ना। आपने पहली इनिंग्स में 300 प्लस कर दिए तो आप समझे कि अगले हल्के हैं। अब कगिसो रबाडा है, प्लीज थोड़ा सा ख्याल करें ना। और फिर मुत्तुस्वामी भी ठीक है कि वो इधर हैं उधर हैं यहाँ है वहाँ है, ठीक है, इट्स ओके कि उनका एक्सपीरियंस नहीं है या फलां का एक्सपीरियंस नहीं है। यार इनका डोमेस्टिक बहुत है, बहुत डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं ये, तो आप इनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो चल एक अच्छी बात ये हुई कि बाबर आजम ने 42 रन बनाए। It was good to see him bat well. बट मुझे शिकवा ये है दोनों से, बाबर से और सऊद शकील से भी, जो व्हेन यू वर ऑन सॉन्ग और बहुत अच्छी आपकी पार्टनरशिप थी, तो भाई क्या जरूरत थी थ्रो करने की? अच्छा, साउथ को तो हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं ये करते हुए। यस, साउथ खास तौर पे मुझे लगता है कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी विकेट दे देनी है। ही इज डूइंग दैट। आई एम ग्लैड कि बाबर आजम कुड हैव सम कॉन्फिडेंस एंड एक्चुअली बिल्ड हिज इनिंग्स टू 40। मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा भी वो कर पाएगा। वी हैव टू बैक हिम अप एंड आई एम गोइंग टू गो ऑल आउट फॉर बाबर आजम कि भाई वी हैव सीन लाहौर में जितनी सपोर्ट आपको मिली पहले दिन जिस दिन यू केम टू बैट, एंड आई एम रियली होपिंग दैट इफ यू कैन गेयर अप फ्रॉम हियर यू कैन डू वंडर्स एंड यू आर अ ग्रेट बैट्समैन। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर कलर अगैन। Pakistan team really needs you when it comes to all the format, but at least when you're playing for test team we really want you to work. But अब आ जाते हैं अपनी बॉलिंग पर। Who are you going to bet on? अपने पास है कौन बैट ऑन? नोमान है और साजिद है, इसके अलावा किस पे आप तकिया करेंगी? कौन है? But they are doing the job for us ना, ये भी तो है। पता है, अच्छा इतना ज़बरदस्त है कि नोमान जो है उन्होंने इतना ज़बरदस्त रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। साबिक स्पिनर इकबाल कासिम का 37 साल जो है रिकॉर्ड तोड़ा है।
और नोमान इज गोइंग ऑन एंड ज़बरदस्त। तो इस पे तो हम चले क्रिकेट पे भी ऑल होप कि कुछ हम अच्छा कर पाए। आज 226 रन मजीद साउथ अफ्रीका को दरकार है और टोनी डिजोजी और रायन रिकल्टन इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। एक दफा फिर से टोनी कैन डू सम जॉब। अच्छा, शुड वी टॉक अबाउट वुमेन्स टीम कि आज अपना मैच है इंग्लैंड के साथ। द फैक्ट दैट पाकिस्तान टीम अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है और पाकिस्तान अपने चारों मैचेस जीतने हैं। अब चारों मैचेस जीतना क्या पाकिस्तान के लिए मुमकिन होगा या नहीं, बट बिफोर दैट हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी इस वक्त कोलंबो में मौजूद हैं एंड ही हैज स्पोकन टू वन ऑफ द प्लेयर्स, व्हाट ही हैज टू से। जी बिल्कुल, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें जो हैं वो आमने सामने होंगी और गुज़िश्ता मैच में जो है वो आलिया रियाज को रेस्ट दिया गया था और वो आज कमबैक कर रही हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, बताइएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये मैच पाकिस्तान के सेमीफाइनल की रेस में रहने के लिए जीतना? जी बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यू नो अब डू एंड डाई मैचेस ही हैं हमारे सारे और कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह ये मैच जीतें और ताकि हम जो है वो टूर्नामेंट में अपना जो है वो इन रहें और अच्छा परफॉर्म करें और इंशाल्लाह और उस मोमेंटम को आगे के लिए भी कैरी करें। अच्छा, बैटिंग जो है वो एक बड़ा कंसर्न रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में। अगर क्वालिफायर्स की बात की जाए तो उसमें बैटिंग लाइन जो थी उसने हमें विन करवाए थे सारे मैचेस। तो क्या कंडीशंस काफ़ी टफ हैं कोलंबो की पिच की? कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर है और यहाँ पे थोड़ा सा बॉल सीम भी हो रहा है, फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही है और पिचेस जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट है वहाँ से। बट ये है कि कोशिश करेंगे एज अ बैटर, हमारा काम है हम इंशाल्लाह ताला रन्स करें और एज अ बैटर जो है वो ऊपर से टॉप ऑर्डर्स का ज़रूरी है रन्स करना, ड्यू पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि टॉप ऑर्डर से रन हो ताकि टीम को एक अच्छा जो है वो टीम एक अच्छा टोटल सेट करे और इंशाल्लाह उसको कैरी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की स्टार बल्लेबाज आलिया रियाज का कहना है कि कोशिश करेंगे कि टॉप ऑर्डर जो है वो अच्छा परफॉर्म करे ताकि जो है इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी मिल सके पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो सेमीफाइनल की रेस है उसमें जो है वो दौड़ में शामिल रहे पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया अफजाल एंड बेस्ट ऑफ लक टू द गर्ल्स। भाई आपको बेस्ट ऑफ लक। दिस इज नॉट दैट अ बैड टीम, इतनी बुरी टीम नहीं है कि वो एक भी मैच ना जीत सके। वेल विद दैट हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, कुछ मजीद स्टोरीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। साथियों, वी हैव डन वन सेगमेंट, आपको याद होगा ई सिगरेट्स वाला, और उसमें हम दोनों की एक मुश्तरका एक ऑब्जर्वेशन थी कि ये जो एक लानत है ये किस तरीके से हमारे नौजवान नस्ल में, और जब नौजवान नस्ल की बात करते हैं तो दैट जेन जी, जेन अल्फा, कूल लगने की, जेन अल्फा तो बेचारे भी बहुत छोटे हैं, हाँ, बट कूल लगने के चक्कर में जो है वो ये जो हरकत कर रहे होते हैं नहीं करना चाहिए। बी इट ई सिगरेटिंग, बी इट हम वेपिंग की बात कर लें एंड सो ऑन। और फिर उसके अंदर अगर उन बच्चों को इस मगालते में डालने की कोशिश की जाती है कि यू कैन हैव दीज केमिकल्स विदाउट टेकिंग निकोटीन इनटू इट, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नए तरीके से उनको ढालने की कोशिश की जा रही है, दे डोंट इवन नो कि इसमें जो मौजूद केमिकल्स हैं वो भी उनके लिए कितने नुकसानदेह हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि बराबर जो बैठा शख्स है उसको महसूस नहीं होता कि आपने ये इस्तेमाल किया है, बल्कि नागवार बू के बजाय एक खुशबू सी आती है। तो ये लिट या कूल लगने के चक्कर में हमारे जो नस्ल है इसका तेज़ी से शिकार हो रही है। कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस पे बात करना कि, और अच्छा अब इस पे अब सिचुएशन ये है कि इस पे सेनेट में बिल लाना जो है वो एक बहुत ही खुशाइन बात है। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। अब ये काबिल अमल कब होगा, कैसे होगा, दुकानों में जाए तो वो कहते हैं 18 साल से ऊपर नहीं बेचते हम, लेकिन आई हैव सीन किड्स 10 से ऊपर, और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, 10 से ऊपर, 12 से ऊपर, 14 साल के, उसमें भी आई टेल यू एक कैटेगरी है जो लड़का लड़की दोनों, निकोटीन फ्री वेप जो है वो छोटे बच्चों को भी दिया जा रहा है, बिकॉज जो सेलर है उसको बेचना, और वो कहता है इसमें निकोटीन नहीं है, और जो आप उसके अंदर निकोटीन के अलावा फ्लेवर डालते हैं वो नुकसानदेह नहीं है, जो कि एक्चुअली नुकसानदेह है। बच्चों को ये बात नहीं पता, बट दिस जनरेशन दैट आई एम मदरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई वांट टू एक्चुअली इनकरेज, ये जनरेशन वाई की जनरेशन है। आप इस जनरेशन को ये नहीं कह सकते कि ये नहीं करना है, यू विल ऑलवेज हैव टू टेल देम ये क्यों नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई अलग किस्म का दिमाग है, वो भी उसी सर्किट से जुड़े हुए हैं, उसी नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। सेनेटर सरमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, आप रहनुमा है पीपल्स पार्टी के। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू पुट दिस फॉरवर्ड इन सेनेट, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका जो ये जो आपने एप्लीकेशन पुट की है, इस बिल में क्या है, कैसे ये लोगों को या बच्चों को रोक सकेगा फ्रॉम मेकिंग वेपिंग और ई सिगरेट एनी सॉर्ट ऑफ? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो वंस अगेन। मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ इसके ऊपर बात की थी। ये जो बिल आ रहा है, ये जो मैं लेके आ रहा हूँ, ये बेसिकली एंड्स जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम जिसको कहा जाता है, ये बेसिकली उसको कंट्रोल करने के लिए लाई जा रही है। इसमें वेप्स भी हैं, उसके अंदर शीशे के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ होता है शीशा वो भी है, और मुख्तलिफ और प्रोडक्ट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। अच्छा, वेप्स की अगर हम बात करें तो आपने कभी खुद भी कहा कि वेप्स जो हैं फैशनेबल हो गए हैं और वो एक इन चीज़ समझी जाती है। 10 साल 12 साल के बच्चे भी जो हैं अपने पेरेंट्स के सामने अपनी फैमिली में बैठ के वेपिंग कर रहे होते हैं। पेरेंट्स डू नॉट माइंड। जो एक सिगरेट पीने में एक टैबू था कि जी बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पीनी है, वो वेप की जानिब से वेप की वजह से ख़त्म होता जा रहा है। और बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने बैठ के वेपिंग कर रहे होते हैं। और कोई ये बिल कैसे कंट्रोल कर पाएगा सेनेटर साहब? इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो बेसिकली ये हैं कि एक तो उसके अंदर वो बात की गई है कि स्कूल्स और कॉलेजेस की जो हदूद हैं उससे 50 मीटर के अंदर कोई भी इस किस्म का प्रोडक्ट, कोई भी जो रिटेलर है वो नहीं बेच सकता। और उसके अलावा मुख्तलिफ भी जो दुकानें हैं वहाँ पे भी रिटेलर्स जो हैं वो बच्चों को जिनकी उम्र 18 साल से कम है उसको वो बिल्कुल कतई तौर पर नहीं वेप प्रोडक्ट्स जो हैं या एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचेंगे। वो ये एक तो ये पाबंदी लगाई गई है। अच्छा सेनेटर साहब, ये तो जी पब्लिक प्लेसेस में वेपिंग पे पाबंदी लगाई गई है ताकि पब्लिक प्लेसेस में भी वेपिंग न की जाए। जिस तरीके से इस वक्त पब्लिक प्लेसेस में एक सिगरेट पीने के ऊपर तो पाबंदी है बहुत सारे हमारे शहरों में, लेकिन वेपिंग को हम सिगरेट के अंदर कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो टोबैको प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए वो शायद गिना नहीं जाता। तो वो वहाँ पे लोग पब्लिक प्लेसेस में वेपिंग कर रहे होते हैं तो कोई उसके ऊपर असर नहीं होता, तो उसको भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। क्या आपको एडल्ट्स को ये जो बिल है ये एडल्ट्स को बाउंड कर सकेगा कि वो बच्चों के सामने वेप नहीं कर सकते? और अगर ऐसा होगा तो नहीं, ये नहीं कर सकेगा क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर देखें तो जब आप कोई टोबैको प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं तो आप पेरेंट्स को या बड़ों को ये अब 18 लोगों को ये नहीं कहते कि आप आकर बैठें हमारे साथ, आप हमारे पास सामने सिगरेट नहीं पी सकते। तो इसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि जी हम आपके सामने वेपिंग नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से सर दिस इज मोर ऑफ आवर कल्चरल एजुकेशन। आई थिंक इट्स अ कल्चरल इशू, इट्स मोर ऑफ अ कल्चरल इशू जहाँ पे स्पेशली जो बच्चे हैं उनके बारे में हमारा एक ये है कि सिगरेट पेरेंट्स के सामने नहीं पीना। तो ऑब्वियसली अगर सिगरेट नहीं पीना लेकिन वेपिंग तो पेरेंट्स के सामने की जा रही है। इसी तरीके से पेरेंट्स को कहना कि जी आप बच्चों के सामने सिगरेट ना पिए बहुत अच्छी बात है, या बच्चों के सामने आप वेपिंग ना करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो घर में बैठे हुए हैं तो अपने बच्चों के सामने वेपिंग कर रहे हैं, तो वो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शर्मा साहब, मुझे अच्छी तरह याद है इस वक्त कानून हरकत में आया था और वो जो शीशा कैफेज थे उन पे पाबंदी और उनकी ये सारी चीज़ें हुई थी, लोगों ने ना फिर उसके दूसरे तरीके निकाल लिए लेकिन वो एडल्ट्स थे तो दे न्यू देयर वे आउट ऑफ दैट। अब आ जाते हैं सज़ा के मामले पे। इस बिल में सज़ा पाबंदियाँ तो हैं कि आप इतने जो उसका घेरा है स्कूल का उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के वहाँ तक आप बेच नहीं सकते, ये सब नहीं हो सकती, ओके दैट्स वन थिंग। लेकिन आपको लगता है क्या सिर्फ पाबंदी से, एब्सेंस से ये मामला हल हो सकता है या फिर इस पे सज़ा का अमल दखल भी, और अगर है तो क्या है? इसके अंदर जुर्माने का रखा गया है, 50,000 रुपये जुर्माना रखा गया और 1 लाख रुपये जुर्माना रखा गया है। तो जो इसको वायलेट करेगा इस कानून को उसको 50,000 रुपये जुर्माना होगा और अगर कंटिन्यूसली करेगा तो 1 लाख रुपये जुर्माना होगा। ये बेसिकली किया गया है, फाइन्स वायलेशन के ऊपर रखे गए हैं। वो एक उम्मीद है कि वो शायद डेटरेंस का काम कर सकें। कोशिश की गई है कि जुर्माने के ज़रिए हम एक डेटरेंस क्रिएट करें जो शायद इतनी आसान ना हो लेकिन एक स्टेप है डेटरेंस क्रिएट करने का। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया सरमद साहब। एक बार फिर तहे दिल से आपके हम शाकिर हैं कि आप
ने इस अहम मौजू के जो हमारे नौजवान नस्ल है उसको आप लेकर आए और वहाँ लेकर आए जहाँ इट मैटर्ड द मोस्ट। अब उम्मीद करते हैं कि सादिया, हमारा मसला है कि कानून आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, एक तो चीज़ है, और दूसरा लोगों की एजुकेशन, वालिदैन की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको लग रहा है कि अरे ये नहीं, सिगरेट नहीं है ये, दिस इज समथिंग एल्स, नो दिस इज नॉट समथिंग एल्स। एजुकेशन, एजुकेशन। और ये जो जनरेशनल गैप को हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जी ये जो यंगर जनरेशन है इनको ज़्यादा पता है, हमें नहीं पता। जब हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन को भी कम पता था और हमें ज़्यादा पता था, बट देन निगरानी हमेशा पेरेंट्स को करनी पड़ती है अपने बच्चों की। वालिदैन बन के आपको पता चला कि आपको पता था, अब बताते नहीं थे। ठीक है, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एक और इस तरह का एक मुनफरद सेगमेंट हम लेकर आए हैं, टू एजुकेट यू। मोबाइल और पैसों से आपका जुड़ा हुआ है। सादिया, पिछले दिनों, कुछ दिनों से आई बीन एक्सपीरियंसिंग, एक कोई कॉल आती है स्कैम या कोई मैसेज आता है और एक OTP जो वन टाइम पासवर्ड है एक छोटा सा आता है और फिर उसके बाद आपका व्हाट्सएप, जीमेल या बैंक अकाउंट हैक हो जाता है। दिस हैज़ बीन डन फॉर द पास्ट 1 मंथ और सो, इस तरह की चीज़ें। और ये तेज़ी से यूँ बढ़ रहा है कि लोगों को कह दिया जाता है कि जी आपका कोई पार्सल आ रहा है, ये फ्री गिफ्ट हैम्पर है आपको दिया जा रहा है, उसके लिए आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक OTP आ जाएगा, आप इसमें वो अपना पिन डाल दें। और उससे होता ये है बेसिकली आप अपने बैंक अकाउंट का जो आपका पिन है, चाहे कुछ लोगों ने उसको अपना ATM पिन रखा होता है एज एन OTP और कुछ ने एक्चुअली उससे मुख्तलिफ रखा होता है, वो उसमें डाल देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। आपने क्या रखा हो? पता नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। ये रिएक्शन रखना है आपने, ये रखना है। हाँ प्लीज कंटिन्यू। तो उसकी वजह से होता ये है कि लोग वहाँ पर वो डाल देते हैं, ये बिल्कुल ऐसी जैसे किसी छोटे बच्चे को कैंडी के चक्कर में अगवा कर लेते हैं लोग। सो बड़ों को भी ये याद रखना है कि ऐसा होगा। अदर देन योर ओन बैंक अगर आपसे कोई OTP मांग रहा है, यू डोंट गिव दैट बैंक और एनी पर्सन दैट OTP। अच्छा, इसी बात कर लेते हैं कि इससे बचना कैसे है। हमारे साथ मौजूद हैं सफीना आमिर साहिबा, आप साइबर सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया सफीना, इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो मेरे जहन में आता है कि ठीक है, ये हमारी जनरेशन और हमसे जो छोटी जनरेशन है, जिन्होंने आंख खोलते ही फ़ोन इस्तेमाल करना सीख लिया था, उनको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन हमसे जो पुरानी जनरेशन है उनको ये नहीं समझ आता, दे स्टिल स्ट्रगलिंग, दे स्टिल लर्निंग हाउ टू यूज़ अ मोबाइल फ़ोन और अ गैजेट। तो उनको कैसे अवेयरनेस देनी है इसकी? Assalamualaikum ji, thank you so much for having me. I think that is a very interesting question to begin with कि जो हमसे पिछली generation है उनको कैसे aware करना चाहिए. I think that comes down to platforms like yours and then the people of our age कि हम किस तरीके से अपने parents से communicate करते हैं. We try to make them aware of whatever is happening around us. और इस तरीके की communication ही basically जो है eventually एक larger awareness का mechanism बनती है, where because the people who are seeing you right now would mostly belong to the age that we're actually concerned about, कि जिनको इतनी awareness नहीं है कि इस तरीके के phishing या malware attack से कैसे बचा जाए. The basic thing what we can do as a community is to have such conversations on larger platforms and to induce such conversations on such platforms के बाद regular जो हमारा segment है population का उन तक पहुंच सके. So I think it's all about awareness and communication. अच्छा सफीना, अब चलें, अब इसको करते हैं, अगर आप फैलाते हैं अवेयरनेस, किस तरीके की फ्रॉडुलेंसी हो रही है? क्या ये सिर्फ मैसेज की हद तक महदूद है या फिर कॉल्स भी आ रही हैं? अगर कॉल आ रही है तो क्या उसमें अननोन लिखा हुआ आता है या फिर जैसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ऑन माई मदर्स मोबाइल, स्पैम लिखा हुआ आ रहा था? तो अब जाहिर सी बात है, सिंस शी इज 65+, तो उन्होंने एक मरतबा उसको उठा लिया, उनके लिए तो वही कोई कहीं से कॉल आ रही है। तो किन किन तरीक़ों से ये फ्रॉड हो रहा है, मैसेज एंड कॉल, ज़रा बताइए। देखिए, there is at this point of time with the emergence and growth of AI, इस फ्रॉड का स्कोप जो है वो अब लिमिटेड नहीं है unfortunately, and that is a very bad news. With AI voice cloning as well, what's happening around us is that such fraudulent people and bad actors are actually trying to impersonate customer service people from relevant companies and institutions, and they're calling you और आपसे डेटा रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं. ये सिर्फ SMS तक लिमिटेड नहीं है, it expands more to कुछ जो आपके सस्पिशियस लिंक होते हैं
then you get these spam calls as well. Then ये लिंक्स आप तक कैसे पहुंचेंगे सफीना? मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये लिंक मुझे कैसे मिलेगा? क्या ये मेरी ईमेल तक रीच करना चाहेगा? और ये लिंक इन वेबसाइट के थ्रू आ सकता है? It can drop in your inbox. It can be on any website that you're visiting. And people who don't know, हमारे पास बहुत exciting क्या होता है कि click on this link to win this prize, for example. एक बहुत layman term में मैं आपको example दे रही हूँ. या to get this benefit, click on this link. तो they try to attract you, entice you. People who are slightly aware would know that आपको इस link पे click नहीं करना. But the segment of population that we're talking about might really be interested, which would include, of course, anybody from my family and your family as well. And they would eventually click on that link and track to कि अच्छा ठीक है, what is there, and they will click on that link. Is there a possibility, Safina, that I could report such link without addressing that link? Of course you can. देखिए links का report करने का तो I guess it's slightly once the damage has been done, you go there. The first is to not click on the link and a report to the website जहाँ पे आपको वो लिंक नज़र आए, या आपको जहाँ से वो लिंक मौसूल हो, या आपको जिस नंबर से कॉल आए, या आपको जिस किसी इंस्टीट्यूट से अगर कोई इम्पर्सनेट करके कॉल कर रहा है कि मैं फ़लाँ जगह से बिलोंग करता हूँ और आपका अकाउंट सील होने वाला है, आप उस रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करें कि ओके somebody is trying to impersonate you. तो इट्स मोर अबाउट हाउ यू टैकल इट योरसेल्फ. देखिए टेक्नोलॉजी में फ्लॉ हमेशा होगा. आई एम सेइंग दैट इट्स नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी एनी मोर, इट्स हाउ इट बॉइल्स डाउन टू यू इवेंचुअली. क्योंकि टेक्नोलॉजी में फ्लॉ निकालना इट्स नॉट अ बिग डील नाउ. आपको खुद द लास्ट स्टेज ऑफ सिक्योरिटी that I say now is one's own self. No technology, no multi-factor authentication is able to protect you in this day and age. Only you can protect you and your data by being aware. और सफीना, एक चीज़ का तो मैं खुद भी मुतासिर हूँ, वो ये कि my Facebook and my Instagram they were all gone. सब हैक हो गए. अच्छा, मैंने कुछ कोशिश की उसको ट्रेस बैक करने की, तो वो पता नहीं कहाँ थाईलैंड से हो रहा था या क्या हो रहा था. आई डोंट नो कि वो भी उसका आईपी एड्रेस ठीक था भी उसका या नहीं था. सो अब भाई एहतियाती तदाबीर जो है ना उस पर आ जाते हैं कि भाई हम क्या, आपने कहा 2-वे ऑथेंटिकेशन फैक्टर, वो भी इतना कारगर साबित नहीं हो रहा, तो फिर बंदा करे क्या? देखिए, I'm saying that yes, it's not the end game anymore. आके आपने SMS पे 2-factor authentication install, active कर लिया, so now you think that nobody can bypass your data, because now there are mechanisms to bypass that as well. The basic जो एक बहुत quickest again एक solution इसका ये है कि आप third party authentication app use करें, जैसे Microsoft का authenticator app है, you use that. And then to deal with SIM fraud से बचने के लिए अपने SIM के पोर्ट आउट पिन्स अपने SIM कैरियर्स के साथ सेट करें, ताकि वो पिन प्रोवाइड के बगैर nobody can clone or swap your SIM. And then be aware of downloading anything from a non-credible website or non-credible online portal. That's the basic thing. Be aware of your surroundings. Report करना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And just be aware of what you're doing through your phone, क्योंकि the end game is not OTP anymore. It eventually boils down to you to protect your data. Okay. All right. Thank you so much सफीना. बहुत शुक्रिया. और आपने जो आखिर में तदाबीर बताई है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. क्यों? क्योंकि हम ही समझते हैं हमारा सिर्फ बैंक अकाउंट हमारा ट्रेजर है. नहीं, आजकल हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारा इतना बड़ा ट्रेजर है, और अगर हम उनको नहीं बचा पा रहे, तो फिर क्या ही बचा लेंगे. विद दैट सादिया, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, आज जो है ना एक दिन है, वैसे तो आज 2 दिन हैं. उनमें से एक जो दिन है वो है देही खातून का आलमी दिन, द इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन. हम हमेशा से देखते हैं जब भी हम ट्रैवल करते हैं, राइट फ्रॉम हैदराबाद के खेत खलियान से लेके गिलगित के पहाड़ों तक, ख़वातीन जो हैं, अगर मर्द कटाई कर रहा है तो ख़वातीन बुवाई कर रही हैं, अगर मर्द हल चला रहा है तो ख़वातीन वो भूसा ढेरा जो है वो अपने सर पे रख के लेके जा रही है. तो तमाम तर देही ख़वातीन, उनको हम सलाम पेश करते हैं. और इसी के साथ विल शो यू रिपोर्ट. वेलकम बैक. आज जैसे मैंने कहा था
कि 2 दिन है, एक को तो हमने डिस्कस कर लिया, एक और बहुत ही अहम दिन है एंड दैट इज द वाइट केन, सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन। अच्छा सादिया, कुछ अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, उससे मेरा ख़ास तौर पे इख्तलाफ है, और सीधी सी बात है कि जब ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान जो है उसको खुदा ताला ने कामिल 100% मुकम्मल पूरा किया है। मुझ में भी कुछ कमियां, आप में भी कुछ कमियां, हर किसी में कुछ कमी होती है, लेकिन वो कमियां जो बज़ाहिर हमारे अंदर नज़र नहीं आती, हम ये समझते हैं कि हम मुकम्मल हैं, लेकिन हम में से हर कोई वो मुकम्मल है जिसको अल्लाह ताला ने डिफरेंटली एबल्ड बनाया है। और अगर हम ये समझते हैं कि माशरे के किसी एक तबके के पास कोई सलाहियत नहीं है तो हम उसको इक्वली ट्रीट ना करें, ये हमारी कम इल्मी है, ये हमारी कश्फ है, ये हमारी कमी है, ये है वो हमारी कमी। लेकिन ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं, और ऐसी 2 मिसालें आज हमारे साथ मौजूद हैं। कौन कौन है सादिया, प्लीज़? बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं अली आबिद, जो कि बहुत सारे, एक तो आई विल रियली गो डाउन टू उनकी स्टडीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे कि वो किस तरह से इस पूरे अपनी लाइफ को साथ लेकर चल रहे हैं और उन्हें अपनी अचीवमेंट्स कैसे हासिल की। ना सिर्फ वो क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं, उन्होंने अपना IT में भी काम किया, साइबर सिक्योरिटी, सो मेनी थिंग्स आई लर्न फ्रॉम हिम जिस पर वो कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हंस राज भी हैं जिन्होंने 3rd पोजीशन ली, 87 अबव% जिन्होंने हासिल की अपने इंटर में, और हमारे साथ आज वो भी हमारे मेहमान हैं, हंस राज भी। हम दोनों से बात करेंगे। बीइंग अ पोजीशन होल्डर लुक्स ईजी जब कोई ये बात करता है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए दोनों की स्ट्रगल्स के बारे में भी हम बात करेंगे, बट वील मोर हाईलाइट कि उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं। और दुनिया बदल गई है, बहुत सी टेक्नोलॉजी हम अडेप्ट करते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन दोनों ने भी अडेप्ट की होगी। कैसे इस नए सिस्टम ने इनके लिए आसानियाँ या फिर मुश्किलात पैदा की हैं, वील टॉक। अस्सलाम वालेकुम अली, अस्सलाम वालेकुम हंस, थैंक यू सो वेरी मच। इट्स हमारे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। दुनिया वाइट केन डे मना रही है, ये हम बोल रहे हैं, एज होस्ट हम ये बोल रहे हैं, लेकिन जब दुनिया ये दिन मनाती है, आप अली कैसे परसीव करते हो इसको? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। और एज रिगार्ड्स योर क्वेश्चन, सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे माइंड में एक वर्ड आता है व्हेन वी सेलिब्रेट दिस डे, वो आता है अवेयरनेस। एंड दैट्स व्हाट क्रेडिट गोज़ टू यू गाइज, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पर बात कर रहे हैं। बट अवेयरनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी देयर आर 2 एस्पेक्ट्स। एक तो अगर इस दिन का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, वो दैट इज़ समथिंग आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इंडिविजुअल है वो खुद रिसर्च कर सकता है। यस, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ यू नो इज़ व्हाट इट सिम्बलाइजेज एक्चुअली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वाइट केन का आई थिंक हमारे उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज सिर्फ ये नहीं है कि आप इससे नेविगेट करते हैं, इनफैक्ट ये हमारा एक अगर आप किसी भी ब्लाइंड पर्सन को देखते हैं ना, जो पहली चीज़ आप देखते हैं दैट्स द वाइट कैन। सो दैट्स आवर आइडेंटिटी एज वेल। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट इट। अच्छा, मैं हंसराज, जिस तरह आबिद अली की आपने बातें बताई, तो अब मैं हंसराज की भी कुछ बातें बताऊं। एक तो हेड बॉय रहे ये, ठीक है, उसके बाद इनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़, और उसके साथ ही इज़ बीन लिविंग इन हॉस्टल्स ऑल विद हिमसेल्फ, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इनका जो मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस का गहरा ताल्लुक, एंड देन मल्टीपल रिकग्निशन, इनको बेस्ट डेलीगेट मिले, ओ वाओ, हमदर्द मनिंग एंड लम्स मनिंग एज वेल। वेल हंसराज, मेरे टाइम पे जामिया में मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस नहीं आई थी, तो हम डिबेट सर्किट गए हैं, बट आई नो मनिंग सर्किट जो है उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सारी चीज़ें। सो प्लीज़ टॉक मी थ्रू योर जर्नी, और ख़ास तौर पे हॉस्टल लाइफ जो है वो कैसी रहती है आप लोगों की? फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द हॉस्टल लाइफ। हाँ प्लीज़। ठीक है, बाय बर्थ से आई एम पेशेंट ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। सो पूरी लाइफ फैमिली के साथ स्पेंड की, एंड सडनली जब व्हेन आई लॉस्ट माय विजन, तो नवाबशाह में स्पेशल एजुकेशन फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से तो एक यही अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि मैं हॉस्टल में रहूँ और अपनी एजुकेशन फर्दर कंटिन्यू करूँ। तो इनिशियल एजेस में तो ऑब्वियसली जब हम अपनी जगह चेंज करते तो डिफ़िकल्टीज होती हैं, पर अदरवाइज़ आपकी सपोर्ट होते हैं आपके मैनेजमेंट का, आपके हॉस्टल का स्टाफ हो और स्कूल स्टाफ,
तो उनका ओवरऑल बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, जो आज इतनी ये सारी अचीवमेंट्स भी उसी वजह से मिली, क्योंकि सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको बहुत मैटर करता है, आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का भी, और आपके हॉस्टल के दोस्तों का भी, और हॉस्टल के जो ज़ाहिर बात है पहले से रहते हैं उनका सपोर्ट, और फिर जो जूनियर्स होते हैं ऑब्वियसली उनको फिर हमें सपोर्ट करना होता है। तो पूरी चेन होती है जो डेवलप होती है, और इस तरह चेन बनती रहती है और बनती रहेगी, और आगे भी जो भी हॉस्टल के स्टूडेंट्स आते रहेंगे उनको भी सपोर्ट मिलती रहेगी, और आगे वो भी अपने करियर में एक्सेल करते रहेंगे अपने। राइट, अभी मुझे बताइए कि वक्त के साथ साथ लिविंग इन पाकिस्तान हैज़ आवर सोसाइटी बिन एबल टू अडेप्ट कि कैसे यू नो इन सर्कल करना है आपको, और दूसरा ये कि जब मैं बात करती हूँ कि जी टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कुछ AI टेक्नोलॉजी वाइट केन के लिए भी आई है, क्या हमारे पाकिस्तान में हम उसको अडेप्ट कर पा रहे हैं? आर वी थिंकिंग अबाउट दैट? आई थिंक दिस इज़ द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। अच्छा, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इम्प्रूवमेंट तो आई है, लाइक इंक्लूसिव सेटअप्स में जो है अब ब्लाइंड लोगों को लेना शुरू कर दिया है मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज़ में, एंड इसमें मैं आई वुड पर्टिकुलरली लाइक टू मेंशन आवर कॉलेजेस प्रेसिडेंट मैडम नादरा पंजवानी, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, एंड अंडर हर लीडरशिप वी वर एबल टू मैनेज टू गेट एडमिशंस इन मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज़। बट वहाँ पर एक्सेल करने के लिए आपके पास ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपको टूल्स प्रॉपर यूज़ करने आने चाहिए जी। एंड व्हेन आई से अबाउट टूल्स, तो उसमें एक टूल ये वाइट कैन भी होता है, क्योंकि मेन चीज़ उस जगह पर उसको एक्सेस करना है, और वो एक्सेसिबल आपके लिए ये वाइट कैन बनाती है। अच्छा, इसमें जो आपने AI टेक्नोलॉजीज़ वगैरह की बात की, सो आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द जो टॉकिंग कैन्स होती हैं जी, तो आप शायद उसको रेफ़र कर रही हैं। सो वो होता है पूरी दुनिया में, बट उसका प्रैक्टिकल यूज़ इन पाकिस्तान आई थिंक कि वो जो नॉर्मल कैन्स होती हैं जैसे ये ज़्यादा वर्केबल है, और उसके पीछे वजह ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि जब आप उस सॉफ्टवेयर को आप डिज़ाइन करते हैं ना, सो उसको आप हर चीज़ की पिक्चर देते हैं, जिस तरह के ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं तो वो कैन रिकग्नाइज करके उस ऑब्स्टिकल के बारे में आपको बता देती है। बट लेकिन वो सेफ़, मैं उसको बहुत ज़्यादा सेफ़ कंसिडर इसलिए नहीं करता कि पाकिस्तान में जिस तरह के मतलब ऑब्स्टिकल्स हैं और जिस तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसका फेलियर हो सकता है एंड वो शायद सेफ़ ना हो। मैं यहीं से अगर पिक करूँ हंसराज अपना अगला सवाल कि यू नो व्हाट, जो भी डिफरेंटली एबल्ड हैं वो अपनी लड़ाई खुद बहुत आराम से लड़ा सकते हैं, ठीक है ना, एंड दे नो कि किस तरीके से चीज़ों को कैरी करना है। लेकिन आज के दिन के हवाले से मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि, और कुछ इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहा मैं, लेकिन जस्ट फॉर द क्वेश्चन, आप लोगों की हमसे क्या शिकायत है? हम लोग आप लोगों के लिए कहाँ हर्डल बनते हैं, कहाँ ऑब्स्टिकल बनते हैं, कहाँ आपको तकलीफ़ पहुँचाते हैं, और हम आपको मज़ीद कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? If I talk about the hurdles of society, जी, तो सबसे पहले सबसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट भी यही होगी आपके तमाम व्यूअर से भी, आपसे भी, कि कहीं पे भी किसी भी डिफरेंटली एबल पर्सन को देखें तो एज अ सिंपैथिक वे में ना देखा जाए, एम्पैथी को शो किया जाए, जो कि रियल वर्ल्ड में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए भी सक्सेसफुल होती है उसकी लाइफ में। जब हम सिंपैथी को शो कर रहे हैं तो हम एक्चुअल में पेन उसका नहीं समझ रहे होते, सिर्फ इसकी टांग नहीं है, इसकी आँख नहीं है, बेचारा इतना अच्छा दिखता है, देख नहीं पाता। तो ये आपने इतना कैंडिडली बोल दी है ये बात, बट आई एम श्योर ये हर्ट करता है बहुत। बट ये सिंपैथी हमें शो नहीं करनी। एम्पैथी जैसे कि हमारी आबिद ने मेंशन किया कि मैम नादरा पंजवानी शी टुक इनिशिएटिव फॉर अस दैट हमें मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, तो इस तरह के इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। हम रोड पे किसी को, एक बंदे को रोड क्रॉस करवा के, ये कोई अगर एहसान नहीं है ये, तो क्योंकि वो ऑब्वियसली काम वाइट कैन भी कर रही है, एंड जो अवेयर, और ये शिकायत भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि फर्स्ट ऑब्वियसली ये स्टेप हमें खुद भी लेने होते हैं कि जैसे सॉन्ग है, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 4 कदम बढ़ूँगा, तो 2 कदम हम हमें भी ट्राई करने हैं एज अ इंडिविजुअल कि हम दुनिया को अवेयर करें कि हमारी नीड्स क्या हैं।
फिर हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी को कोई भी पता नहीं होता कि एक्चुअल क्या हो रहा है। ऑब्वियसली जब हम किसी चीज़ से नहीं गुजरते तो हमें खुद आइडिया नहीं होता। आई थिंक मैं इसमें सिर्फ एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि एम्पावर करने के लिए लाइक आप कोशिश करें, आप एम्पावर करें, कोशिश ये ना करें कि आप उनको डिपेंडेंट कर दें। सो दिस इज़ व्हाट द अप्रोच शुड बी, दिस इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू ऐड। और वो एम्पैथी से सिर्फ ऐड हो सकते हैं, वो सिंपैथी से नहीं हो सकते। जो मैंने पहले भी सवाल किया था कि हमारी सोसाइटी ने कितना ज़्यादा अडाप्ट किया है, मेरे कहने का मकसद यही था सपोर्ट पर जब अगर मैं पूरी रिपोर्ट बनाना चाहूँ कि जी हाउ हैव बिन किसी भी डिफरेंटली एबल्ड शख्स के लिए हमारा सिस्टम कितना सपोर्ट कर पाया है। अगर सिर्फ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की और एजुकेशन की बात कर लूँ, आई मीन इट्स गुड टू हेयर, वंडरफुल टू हेयर टू बी अ पोजीशन होल्डर विद एनी डिफरेंट एबिलिटी, लेकिन ये आसान नहीं है। मुझे सुन के आसान नहीं लग रहा। और फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ लाइक NED जैसी यूनिवर्सिटी या कराची यूनिवर्सिटी, इस तरह की बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए अपने आप को काबिल बनाना ये भी आसान नहीं है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सपोर्ट करता है। इसमें और ऐड कर लें आप, एजुकेशन की तो आपने बात कर ली ना, एजुकेशन का अब अगला मरहला जॉब, दज़रिया माश, जॉब, तो वहाँ के मामला भी ज़रा आप हमें बताएं। सो फर्स्ट आई थिंक मैं ओवरऑल जस्ट आई विल टेक यू थ्रू आवर जर्नी, क्योंकि हम पायनियरिंग बैच में से हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम में एडमिशन लेना शुरू किया है। अब के लिए शायद थोड़ा सा इजी हो गया है, बट जो डिफ़िकल्टीज़ जो बेसिकली शुरू में हमें आई थी दैट वाज टू अक्वायर परमिशंस फ्रॉम द बोर्ड्स, क्योंकि हमें सर्टेन सब्जेक्ट्स वी वर नॉट अलाउड टू स्टडी। अच्छा। जैसे मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। सो वी वर द फर्स्ट बैच जिन्होंने ऑप्ट किया था इंटरमीडिएट कराची एजुकेशन में, एंड थैंक्स टू द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची और HEC के उन्होंने हमें अलाउ किया। एंड हमारी क्लास में से द 3 स्टूडेंट्स दे बिकेम द फर्स्ट ब्लाइंड स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग कंप्यूटर साइंस इन पाकिस्तान। सो उसमें डिफ़िकल्टीज़ ये थी कि जब आप इस तरह के सब्जेक्ट्स परस्यू करते हैं ना, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी भी आपको अलग चाहिए जी, क्योंकि मैथ्स में ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए विजुअलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका विजुअल जो आपको विजुअली वो चीज़ें जो है वो आपको मतलब वो एस्पेक्ट बहुत मैटर करता है, उसके लिए भी सर्टेन टूल्स हैं। तो अगर आप जो आप एजुकेशन के हवाले से बात कर रही थी ना, सो उस चीज़ में हमारे पास रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्लेज वगैरह आते हैं, उसके बारे में मैं फ़र्स्ट टाइम पता चला। और अब तो जो DPDS इनका डिपार्टमेंट है, ठीक है, और वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक उस हवाले से तो इट्स गोइंग वेल और बहुत प्रोग्रेस हुई है। जो आपका क्वेश्चन है जॉब्स के हवाले से, जो कोटा सिस्टम होता है, ठीक है, उस पर मंसूर अली शाह की एक जजमेंट भी है, ठीक है, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उन्होंने भी इस चीज़ को रिकग्नाइज किया हुआ है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल में स्पेस है। सो वी आर मूविंग। अच्छा, वक्त की कमी है तो इसलिए आबिद और हंसराज आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। जस्ट लिटिल अपडेट, 4 खिलाड़ी आउट हो गए। कल जब हम हाजिर होंगे तो आई होप वील बी सेलिब्रेटिंग और कोई हार्ट ब्रेक ना हो। आपसे लेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।